हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीए साइंस स्कूल। लास्ट क्लास में अपन ने कूलॉम्स लॉ यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप सभी जानते हैं, जैसे अपने कोई चार्ज पार्टिकल होता है, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज या माइनस स्मॉल क्यू चार्ज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, एक फील्ड जनरेट करता है जिसके अंदर एक अनदर चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यानी एक अनदर चार्ज पार्टिकल पे बच्चों क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो वो फील्ड क्या कहलाती है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों अपन समझना चाहिए तो आप सभी जानते हैं कि जैसे आपका खेत होता है, आपकी फील्ड होती है, ठीक है, वो फील्ड आपका क्या है, आपका क्षेत्र है, आपका फील्ड है। उसके अंदर यदि कोई अनदर पार्टिकल, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस फील्ड में आ जाए तो क्या होता है, उस पर फोर्स अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यही आपके कॉन्सेप्ट है। तो मैं बच्चों इसके आपको डेफिनेशन लिखाता हूं। तो बच्चों डेफिनेशन लिखना, द फील्ड around a charged particle, the field around a charged particle in which another charged particle experience a force is known as electric field। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये तो आ गई एक डेफिनेशन। अब अपन इसके बारे में और डेफिनेशन निकालेंगे, परंतु मैं जो आपको डेफिनेशन बताऊं वो डेफिनेशन आपको याद करनी है। ये तो जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब देखिए, तो सर आपने कहा किसी चार्ज के अराउंड वो फील्ड जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बात यह आती है कि आपको यदि किसी चार्ज पार्टिकल से किसी r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो वहां पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज पुट करना पड़ेगा। सिर्फ टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसपे सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक है, ये आपके +1 कूलम यानी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है ये, क्योंकि इस पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, अभी मैं बताता हूं इसके बारे में ऐसे कैसे हुआ। तो आपके ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये +1 कूलम होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, नो ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी खुद की स्वयं की ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इट इज ए टेस्ट चार्ज। तो साइंटिस्टों ने क्या कहा, यदि आप किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज पुट कर दो, टेस्ट चार्ज Q0, और इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो। क्या निकालोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F वेक्टर। ठीक है, तो इस पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि Q0 1 हो जाएगा। तो इसके बारे में अपन जानते हैं। तो साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और डेफिनेशन दी। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर इसके पहले मैं आपको बता दूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कौन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये बच्चों क्या होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको अपन वर्चुअल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सर वर्चुअल लाइन से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये अपन को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती है, ये विजिबल नहीं है, और विजिबल नहीं होने के कारण अपन इनको डैश लाइन से, वर्चुअल लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गई आपकी कंडीशन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दो चीजें होगी, वन इज द मैग्नीट्यूड, सेकंड इज द डायरेक्शन। तो अब अपन बात कर रहे हैं नंबर 1, क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और या फिर इसको बोलते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होती है इसके बारे में अपन जानेंगे। वैल्यू कितनी होती है, वो वैल्यू आपके इसकी इंटेंसिटी कहलाती है।
तो बच्चों ध्यान देना, अब आपके एक और डेफिनेशन आ रही है, क्या है, राइट डाउन करना, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट कंडीशन क्या है, दैट इज द पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अदरवाइज नो ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके स्वयं की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। यदि इसकी स्वयं की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इट हैव नो ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट रिप्रेजेंट बाय लिमिट क्यू नॉट टेंडेंस टू 0 एफ ई वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो बच्चों लिमिट क्यों लगाया, लिमिट इसलिए लगाया जाता है कि इसका स्वयं का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, नो ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो सर यदि फॉर्मूला अपन देखें तो फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसके यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, फॉर्मूले में क्या है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की क्या होती है, कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इज नॉन एज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अदरवाइज आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है जो आपको आगे पता चलेगी चैप्टर नंबर 3 में, वोल्ट पर मीटर इनटू वोल्ट पर मीटर ही होती है, वोल्ट पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फाइंड आउट करेंगे इसके डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर डायमेंशन निकाले, तो डायमेंशन में फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M1 L1 T-2, और चार्ज की क्या होती है, A1 T1। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, M1 L1 T-3 A-1, इट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जनरेट कर लिया और अब अपन ने इसके यूनिट और डायमेंशन फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आप ये फॉर्मूला लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, मैग्नीट्यूड की। तो बच्चों मैंने अभी आपको कहा था कि आपको एक डेफिनेशन याद करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कौन सी, तो बच्चों ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है जो आपको 100% आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो और इसी को याद कर लो। अब सर क्या है बताओ, तो बच्चों ये है आपके डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर जो पहले बताई थी वो कौन सी फील्ड की डेफिनेशन थी, तो वो भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है, बट आपको यदि पूछा जाए तो आप यही बताओ, यही लिखो। और डेफिनेशन निकालना मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसको क्या कर देते हैं, पर यूनिट। इसका मतलब इफ क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम, यानी कि पर यूनिट चार्ज, यदि आपके क्यू नॉट पर यूनिट चार्ज है देन यू कैन से, तो सब बच्चों क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सभी राइट डाउन करना, ठीक है, राइट डाउन करो। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, ऑन पर यूनिट चार्ज विच, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज है ना, ऑन पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, is known as electric field at that point. It is the definition of electric field. और ये तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमेशा क्या होनी चाहिए बच्चों, याद होनी चाहिए। तो ये तो हो गई बात अपने इसके। अब आते हैं नंबर 2, क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर होगी बताओ। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में देख रहे हो कि फोर्स अपॉन चार्ज,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के अलोंग होगी, यानी आप क्या बोलोगे, अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स। जो आपके इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसी की डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आपके ऐसे क्वेश्चन आएगा बच्चों, देखो ऐसे, कैपिटल Q ग्रेटर देन 0, कैपिटल Q ग्रेटर देन 0। अरे कैपिटल Q 0 से बड़ा कब होगा, दैट इज ए पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। और यदि अपन किसी पॉजिटिव चार्ज लें और इसके पास में कोई एक टेस्ट चार्ज रख दे, वो भी प्लस का, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस प्रकार रिपल्शन के कारण क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, रिपल्शन के कारण इधर, और फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स की डायरेक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। और यदि अपन बात करें Q लेस देन 0, Q लेस देन 0 कब होगा, जब Q किसका होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज के पास में यदि कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाए प्लस का, तो अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, रेडियली इनवर्ड, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन के कारण इनवर्ड। तो ये आपकी इसकी डायरेक्शन होती है क्या, रेडियली इनवर्ड। तो बच्चों दिमाग में फिट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स होती है और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, यानी रेडियस के अलोंग आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के कारण रेडियली इनवर्ड, रेडियस के अलोंग इनवर्ड, अंदर की ओर। तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपने, क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E वेक्टर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपने, जो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन स्मॉल Q चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E वेक्टर। ठीक है, आपके एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल E वेक्टर, जैसे मान लो आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये कहलाती है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म जैसे आपने पढ़ी ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, उसी प्रकार आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अभी आपको मैं प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे Q चार्ज है, तो इस Q चार्ज पर क्या होता है, एक फोर्स लगता है, तो फोर्स किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यदि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E वेक्टर में स्मॉल Q चार्ज प्लस है, तो उस पर फोर्स लगेगा, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं बच्चों, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q। अगर Q नोट चार्ज है तो Q नोट, बट यहां पर क्या है, Q, तो E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q, देन गेट व्हाट इज द फोर्स, Q इनटू E वेक्टर। यदि अपने दो चार्जेस गिवन हो तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट यदि वन चार्ज हो तो एक चार्ज पर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगने वाला फोर्स कितना होता है, F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर। बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स क्या होता है, M इंटू A। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, जो आपके एक्सेलरेशन है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आगे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं ना, ध्यान रखना, यहां से अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, जो कितना होगा, F अपॉन Q, और फोर्स किसके इक्वल है, Q इंटू E। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन स्मॉल Q चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E वेक्टर। हो गई बात, तो ये तो हो गई फोर्स की बात। अब अपन इसकी बात करते हैं डायरेक्शन, यानी इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, मान लो आपके ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में है, और यहां पर एक प्लस स्मॉल Q चार्ज है और एक है माइनस स्मॉल Q चार्ज। तो प्लस स्मॉल Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, रिपेल, और रिपल्शन फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग।
ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यदि हो कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो क्या होता है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। और यदि आपके कोई नेगेटिव चार्ज है, कौन है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, तो अट्रैक्शन के कारण ये फोर्स क्या होगा, ये आपके होगा अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी एंटी पैरेलल या फिर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया आपके डायरेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार अपन फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज पे तो रिपल्शन निकाल अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो ये तो हो गई बात अपनी इसकी। अब अपन बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। तो बच्चों मैं पढ़ाता हूं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है ये अपन फाइंड आउट करेंगे। तो अभी जो फॉर्मूला बताया था फोर्स का फॉर्मूला, वो बच्चों याद रखना, F बराबर Q इंटू ए वैक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। तो एक आपके सिंगल कैपिटल Q चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों फाइंड आउट करें, तो बच्चों ध्यान देना, अभी मैंने बताया था कि जब भी अपन सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सबसे पहले एक सिंगल चार्ज बनाएंगे, तो वही थ्योरी कंसीडर ए प्लस कैपिटल Q चार्ज। ठीक है, मान लो ये आपके कैपिटल Q चार्ज है जो अपने अराउंड क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स करेगा ना। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो मैंने क्या कहा, कंसीडर ए प्लस कैपिटल Q चार्ज, वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r डिस्टेंस एट P पॉइंट। ठीक है, तो यदि आपको P पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज पुट करते हो, यानी Q0 चार्ज पुट करोगे और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। ठीक है, तो अपन एक टेस्ट चार्ज पुट करके उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं। तो यही आपके थ्योरी होगी डायग्राम की, क्या, कंसीडर ए प्लस कैपिटल Q चार्ज, वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r डिस्टेंस एट P पॉइंट। ठीक है, तो अब अपन क्या करें, यहां पे टेस्ट चार्ज पुट कर रहे हैं, तो अब आपके क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन स्मॉल Q चार्ज इज, तो बच्चों स्मॉल Q चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, अभी आपने पढ़ा था, आपको पता है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 कितना है, कैपिटल Q, Q2 कितना है, Q0 अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप इज द यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, R कैप है यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये हो गई बात। अब अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर इज इक्वल टू क्या बताया था, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F E वेक्टर अपॉन Q0। सॉल्व करें, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, 1 अपॉन Q0 अलग। अब क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू रखेंगे, K कैपिटल Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप, Q0 से Q0 गया। अब यदि कहीं पर भी Q0 है तो वहां पे 0 पुट कर दो, बट 0 कहीं पे भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि Q0 है नहीं, कट गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, याद कर लो, यही फॉर्मूला भी काम का है आपके, क्या, सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब बात आती है सर इसका मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यदि आपको न्यूमेरिकल के लिए बोले तो डायरेक्ट फॉर्मूला काम में लो बच्चों, कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यदि आपको डायरेक्शन बोले, क्या बोले, डायरेक्शन, तो बच्चों डायरेक्शन नंबर 1 वही पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और यदि आपके कोई नेगेटिव चार्ज हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन कहलाती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज। तो ये आपकी क्या कंडीशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज। ये किस में आया आपके, इन वैक्यूम। ये बच्चों वैक्यूम की बात चल रही है, वैक्यूम की। अब अपन बात करते हैं नॉट नंबर 1। सर इन मीडियम, मीडियम में क्या होगा, यदि आप इस चार्ज के अराउंड कोई एक एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम पुट कर दोगे तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में क्या होती है, मैंने कहा था के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट के साथ कौन हो जाता है, एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इसका मतलब ये हुआ वैक्यूम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अंदर 1/एप्सिलॉन से गुणा करते ही या एप्सिलॉन से डिवाइड करते ही आपके क्या आती है, मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही बात क्या कि मीडियम में लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वैक्यूम के कंपेयर क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ऑलवेज मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन इन कंपैरिजन टू वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और वो 1/एप्सिलॉन मल्टीपल हो जाती है। तो ये हो गई बात आपकी इसकी। अब देखते हैं अपन नॉट नंबर 2। नॉट नंबर 2 क्या है, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर डिस्टेंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और आर डिस्टेंस में ग्राफ कैसा बनेगा ये बताओ। तो जब भी आपको ग्राफ चाहिए तो पहले रिलेशन, तो मैग्नीट्यूड में देखो ई क्या होगा, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आपको बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाती है। ये ग्राफ टच नहीं करेगा, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। यानी जैसे जैसे आपके डिस्टेंस बढ़ेगी, चार्ज से अपन दूर जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये तो एक ग्राफ बन गया। अब बच्चों तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एक और ग्राफ पूछा जाता है, जो क्या है, ध्यान देना, ग्राफ बिटवीन ई एंड 1/r स्क्वायर। तो यदि 1/r स्क्वायर में ग्राफ बनाओगे तो बच्चों 1/r स्क्वायर की क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू हॉरिजॉन येलो। तो ये हो गया आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का ग्राफ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो अपने ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो ये हो गया आपके बात किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैंने बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज देखो यहां पर, क्या वो आपके है नॉट नंबर, ये आपके 3 था, अब आ रहा है नॉट नंबर 4, जो अपन यहां पे देख लेते हैं बच्चों, लास्ट है ना। तो नोट नंबर 4 में देखो कि यदि आप कैपिटल क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो, तो यहां पे आप टेस्ट चार्ज पुट कर रहे हो, तो क्या आखिरी में जो आपके सॉल्यूशन है उसके अंदर क्यू नॉट चार्ज है क्या, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन दैट पॉइंट। यानी उस पॉइंट पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती है। तो बच्चों लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन दैट पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट।
एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, यानी जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे प्रेजेंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती है। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। अब आपके नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो बच्चों वो डेरिवेशन एकदम वैसा का वैसा ही है जैसा आपने किस में पढ़ा था, मल्टीपल चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा था, और वो का वही मेथड है जो मैंने आपको सुपरपोजिशन थ्योरम से बताया था। तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, परंतु पहले मैं उसके आपको कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताता हूं जिन पार्टिकल के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं आपके क्या सम इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है सर, ये कौन से पार्टिकल्स आ गए यार? ये कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो अपने नेचर में पाए जाते हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल अपने फिजिक्स में आते हैं। तो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो सर बताइए ये कौन है? देखिए हम भी देखिए कौन है ये, नहीं ना? तो बच्चों कोई भी नहीं, तुम इनके बारे में जानते हो। नंबर 1 इज द इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E माइनस से। तो इट इज द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं E माइनस, या फिर इसको बीटा माइनस पार्टिकल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीटा माइनस पार्टिकल। और इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, वो होता है A माइनस 1 0। ठीक है, यानी जब किसी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि -1, जब -1 निकलेगा तो पीछे क्या आएगा? +1, यानी एटॉमिक नंबर +1 हो जाता है और मास नंबर अनचेंज रहता है। मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता है। दैट इज द इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस का E माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पार्टिकल पे, जो आपके कहलाता है कौन? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन सर ये तो इलेक्ट्रॉन से ही बना है, यानी पॉजिट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है। तो इट इज रिप्रेजेंट बाय A+। इसको बीटा प्लस पार्टिकल भी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं A+1 0 से। ठीक है, जब ये निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 1 का डिक्रीमेंट होता है, मास नंबर अनचेंज। तो व्हाट इज द मास ऑफ पॉजिट्रॉन? इट इज आल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन? इट इज द +E, क्योंकि ये आपके एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और E कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। नंबर 3 पार्टिकल पे आते हैं, विच इज ए प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स P+। सर विच पार्टिकल इज नॉन एज प्रोटॉन? ये प्रोटॉन कौन होता है? तो यदि आप देखो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन ही रहता है, absent of neutron, then hydrogen nucleus is known as proton। आपको यदि पता हो तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन का जो नाम होता है वो क्या होता है? प्रोटेरियम। तो उससे यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उसका नाम बिगड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन H11, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए +1, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कहलाता है प्रोटॉन। तो सर प्रोटॉन का मास कितना? 1.672 × 10⁻27 kg। और प्रोटॉन का चार्ज कितना? प्लस का E 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्रोटॉन की। अब अपन नंबर 4 पे चलते हैं, दैट इज ए ड्यूट्रॉन।
ये कहलाता है ड्यूट्रॉन D+। अब सर ये ड्यूट्रॉन कौन आ गया? सॉरी, इसके पहले मैं आपको एक बता दूं, इसके पहले आएगा आपके न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन N। तो सर न्यूट्रॉन कौन होता है? न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है N01 से। ठीक है, तो इसका मास कितना? न्यूट्रॉन का मास होता है आपके 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, यानी ये आपकी क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है जिस पे चार्ज कितना होता है? 0। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इसके। अब आते हैं नंबर 5, ये आपके कहलाता है ड्यूट्रॉन D, कैपिटल D+। सर ड्यूट्रॉन कौन? तो आपने पढ़ा है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम। ड्यूटीरियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ड्यूट्रॉन बन जाता है, यानी कि H121+। तो ड्यूट्रॉन का मास कितना होगा? इसमें एक तो प्रोटॉन भाई साहब है और एक न्यूट्रॉन भाई साहब है, और दोनों का मास लगभग इक्वल होने के कारण ये लगभग 2 प्रोटॉन के मास के इक्वल, और ड्यूट्रॉन पे चार्ज प्लस का 1 ही होता है, यानी 1.60 × 10⁻⁹ कूलम। अब बात आती है नंबर 6, इट इज द अल्फा पार्टिकल। तो सर अल्फा पार्टिकल कौन होता है? अल्फा पार्टिकल इज नॉन एज डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम, या हीलियम एटम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो अल्फा पार्टिकल होता है। तो सर बात आ गई, अल्फा पार्टिकल का मास कितना? 2 प्रोटॉन है भाई लोगों और 2 न्यूट्रॉन, दोनों जुड़ के 4 प्रोटॉनों के बराबर लगभग, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, यानी E का ट्वाइस, यानी कि 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। 7 नंबर आता है आपके गामा रेज। गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नॉट ए पार्टिकल। ये कोई कण नहीं है, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिनका मास कितना होता है? 0। स्टैटिक मास कितना होता है? 0। और आपके इसका चार्ज कितना होता है? 0। तो ये कुछ सम इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अब इनसे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार अपन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।